नमस्कार दोस्तों। तो एक वीडियो मैंने करी थी लगभग 1 महीने पहले, और उस समय पर कई सारे सोर्सेस पर रिलाई करके इंडियन एजेंसीज की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई थी उस पर रिलाई करके उसमें एक चीज़ हमने निकाली थी कि कहीं ना कहीं लश्कर ए तैयबा के बहुत अच्छे लिंक्स हैं हमास के साथ में, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी आगे चल करके चुनौती बनेगा। 2024 से लिंक्स लगातार बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। 25 में ये और ज़्यादा ग्रो हुए हैं, आने वाले सालों में और ज़्यादा ग्रो होते जाएंगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा हमास के लिए, और उसके बाद साउथ एशिया में हमास अपने पैर बहुत ज़्यादा फैला लेगा और भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब वो चीज़ पुख्ता हो चुकी है, इंडियन एजेंसीज ने उसको कंफर्म किया है, कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने भी उसको कंफर्म किया है। और अगर ऐसा है, अगर हम एक नया इस्लामिक टेररिज्म का पूरा जो एक नेक्सस है जो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको साउथ एशिया में फैलना देख रहे होंगे तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके सामने आएगा। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था, कोशिश करूंगा कि उसकी लिंक आपको दे दी जाए। 1 महीने करीब के पहले की वीडियो है, खोजने की कोशिश करेंगे उसको। अगर आप लगातार मुझे फॉलो करते, अगर लगातार वर्ल्ड अफेयर्स बैन अकेडमी को फॉलो करते, तो आपको वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें मैंने आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके बताया था कि लश्कर ए तैयबा और कहीं ना कहीं जैश मोहम्मद में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जैश जो है सिर्फ भारत तक सीमित है, या उसके रिसोर्सेज भारत तक सीमित है, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लश्कर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि क्योंकि इसको आईएसआई का सपोर्ट मिलता रहा है, आईएसआई ने इसको खड़ा किया है, तो लश्कर के इंटरनेशनल लिंक्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लिंक्स है, और वहाँ से फंड रेजिंग वेरिंग इनके लिए बड़े आसान हो जाती है। वही चीज़ आपको यहाँ पर होती हुई सामने दिखाई दे रही है। विद प्रूफ आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एनडीटीवी ने इसको कवर किया है, बहुत सारे और न्यूज़ एजेंसीज ने इसको कंफर्म किया है, इसको आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर, उस जगह पर आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, ये आपके रिवीजन में आपका एक साथी बनेगा। 8 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। एक एक क्वेश्चन जो आपको इस टेस्ट में मिलेंगे वो सारे एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं, तो एकदम एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगी, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी जो एजुकेटर्स द्वारा ली जाएगी। इसका प्राइस सिर्फ 1999 है। इस प्राइस में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका अगर आपस में एक नेक्सस बन जाता है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर देखिए, इजराइल की लड़ाई हमास से थी। इजराइल ने हमास के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी, और वहाँ पर इजराइल को सिर्फ हमास के साथ डील नहीं करना था, बल्कि हमास के अलावा उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह से भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी उनको, और इसीलिए पूरा खिंचा 2-3 साल जो खिंचा ये पूरा वॉर, वो इस वजह से ही खिंचा। अदरवाइज हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यार, उसको उससे लड़ना कोई इजराइल के लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज थोड़ी होगा। लेकिन उनको बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े। ईरान से चैलेंज फेस करना पड़ा, हिजबुल्लाह से लेबनान में लड़ना पड़ा, फिर वहाँ पर हुदीज जो हैं वो सप्लाई लाइंस को लगातार टारगेट कर रहे थे। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक बहुत स्ट्रांग लिंक था। भाई, ईरान तो एक बार ही सामने आया ना, ऑन द फेस ईरान आकर के एक 12 डे वॉर हुआ, उसके अलावा ईरान ने तो कभी सामने से लड़ाई की नहीं। पर क्योंकि नेक्सस बहुत तगड़ा था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में, ये सप्लाई लाइन को कहीं पर हैम्पर कर रहे हैं, कोई कहीं से किधर से कोई वॉर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इजराइल को झेलनी पड़ी थी। और वो अब वही ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको साउथ एशिया में अपने पांव पसारते हुए नजर आए, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती सामने बन करके सामने आएगी। भारत के लिए एक बहुत टेंशन की बात है, और इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार इस चीज़ को मार्क कर रही हैं। तो एक सीनियर लश्कर के कमांडर ने, लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने इस बात को कन्फेस किया एक वीडियो के माध्यम से, और ऑन द फेस ये बोल रहा है कि हमास के साथ इनके बहुत अच्छे लिंक्स हैं, और कई बार इनकी मुलाकात हमास के टॉप लीडरशिप से हो चुकी है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉपरेशन जो आप देख रहे हैं, ये यूएस के लिए ही नहीं बल्कि खास तौर से भारत जैसे देशों के लिए, आपने बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आया, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए, श्रीलंका जैसे देशों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके ये उभरेगा। अब ये जो पूरी मीटिंग हुई है, ये एक्चुअली में कहाँ से बात सामने आ रही है? तो एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। आपने कई बार इस पार्टी का नाम सुना होगा। ये एक पॉलिटिकल, कहने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन लश्कर ए तैयबा का एक पॉलिटिकल फ्रंट है। इनका सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल, इनका काम है कि ये ऐसे आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडास फैलाएं और लश्कर को लगातार मजबूत करें पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में ये पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, बहुत सारे इवेंट्स करती है। तो उसी का एक कमांडर था, एक सीनियर कमांडर है फैसल नदीम, जो
जो कि कहने के लिए नेता है, जिसकी तस्वीर अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। अब ये कहने के लिए नेता है, ये लोग सब नेता के भेष में ही रहते हैं, तो ये नेता है कहने के लिए, असल में लश्कर के लिए काम करता है, लश्कर का आप इसको वो कमांडर मान के चलिए। तो पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये कमांडर है फैसल नसीम। इसने एक वीडियो में साफ साफ इस बात को कन्फेस किया कि इन्होंने 2024 के अक्टूबर के मंथ में हमास के टॉप लीडर से मुलाकात करी थी कतर में जाकर के। और इसने सबसे बड़ी बात इसमें यह कन्फेस किया कि कतर में जो ये मुलाकात हुई थी हमास के टॉप लीडर से, इसमें इसके साथ मतलब फैसल नदीम के साथ यहाँ पर सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद था। अब ये सैफुल्ला कसूरी कौन है? ये सैफुल्ला कसूरी के ऊपर ऑलरेडी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सैफुल्ला कसूरी वही हमास मतलब लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है जिसको माना जाता है कि पहलगाम टेरर अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड वो सैफुल्ला कसूरी था। इसको कहते हैं कि सेकंड इन कमांड, सैफुल्ला कसूरी जो है वो सेकंड इन कमांड है हाफिज़ सईद का। हाफिज़ सईद क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, काम उसका मतलब वो काफ़ी बीमार रहता है, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत एक्टिव नहीं रह पाता, उतनी मीटिंग्स नहीं ले पाता, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। उसका सेकंड इन कमांड सैफुल्ला कसूरी को मानने लगे हैं कुछ लोग पूरे उसके अंदर, लश्कर ए तैयबा के अंदर। और यही सैफुल्ला कसूरी सारी चीज़ें देखता है, कहते हैं यही मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का। सब कुछ, सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट, सारा सपोर्ट इसने ही प्रोवाइड करवाया था हर जगह जगह से बात करके। इसी के हमास के साथ बहुत अच्छे लिंक्स बताए जाते हैं। अब ये दोनों मिल करके कतर गए थे। कतर में आपको पता ही है कि हमास का जितना टॉप लीडरशिप है वो कतर में रहता है। कतर ये दोनों गए थे और वहाँ पर इनकी मुलाकात खालिद मशाल से हुई थी। खालिद मशाल जो कि हमास का टॉप लीडर है, आपने इसकी तस्वीर कई बार देखी होगी, एकदम पीछे पड़ा हुआ था इसके, इजराइल बहुत पीछे पड़ा हुआ था इसके। अब अगर ये पूरी मीटिंग खालिद मशाल के साथ हुई है तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में टेरर का एक बहुत बड़ा नेक्सस बनते हुए दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आखिर ये नेक्सस बना क्यों रहे हैं, इससे होगा क्या? मतलब सबका देखो बेसिक इनका सेंटर ऑफ द आइडियोलॉजी, सबसे सेंटर इनकी हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आइडियोलॉजी आती है। आइडियोलॉजी लगभग ऊपर नीचे इक्का दुक्का 19-20 का फर्क कर दो, आइडियोलॉजी सबकी सेम है। और इसलिए इनके लिए एक नेक्सस बनाना बहुत आसान हो जाता है। नेक्सस बना के ये करेंगे क्या? नेक्सस बना के सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, प्लस प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना, प्लस एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस देना। अब हमास का यूज़ क्या है पाकिस्तान के अंदर? हमास को पाकिस्तान में यूथ को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा को नए लड़ाके चाहिए, क्योंकि अभी अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको पूरा बर्बाद किया गया, एकदम ख़त्म कर दिया गया। अब इनको क्या चाहिए कि वहाँ पर इनको नए लोग जो है उनको एंट्री लेनी है। वो लोग जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा साउंड हो, जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हो, सारी चीज़ों को ऊपर नीचे समझ पा रहे हो, उनकी ज़रूरत है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमास जैसे लोग की। क्या दिखाते हैं ये पाकिस्तान में दिखाते हैं कि देखो ये हमास के जो लीडर्स हैं, इन्होंने इजराइल से वॉर लड़ ली, इन्होंने यूएस से वॉर लड़ ली, इजराइल को हरा दिया, यूएस को हरा दिया, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जाता है और मोटिवेशन भरा जाता है ताकि नए लोग जो हैं वो ज्वाइन करें। तो एक प्रोपोगेंडा के लिए मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमास है, और इसीलिए हमास के लीडर्स बार बार आपको पाकिस्तान में आते हुए नजर आएंगे, या ये लोग जो है वो हमास के टॉप लीडरशिप से मिलने जाते हैं, फिर उसकी इमेजेस, फोटोज़, इवेंट्स की डालते हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में देनी है, कुछ ही एक महीने पहले करीब एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें नजी ज़हीर को बताया गया था कि वो पाकिस्तान में मौजूद था। नजी ज़हीर अगेन लश्कर का बहुत बड़ा कमांडर है, मतलब नजी ज़हीर अगेन हमास का बहुत बड़ा कमांडर है, और उसको इस तस्वीर में आप राशिद अली संधू के साथ देख रहे हैं, जो कि गुजरांवाला एरिया का लश्कर का टॉप कमांडर है। ये दोनों एक इवेंट में मिल रहे हैं और इस इवेंट में फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। बाकायदे पब्लिक इवेंट में इन लोगों की मुलाकात हुई थी। इसको भी बाकायदे छापा गया था, लगभग जनवरी 7 की रिपोर्ट थी जिसमें इसको छापा गया था। और ये भी जो इवेंट था ये मिली मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग को शॉर्ट फॉर्म में मिली मुस्लिम लीग कह दिया जाता है, उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। हालांकि ये वीडियो अनडेटेड था, लेकिन ऐसा बताया गया कि इस वीडियो में जो ये तस्वीर है, ये जो पूरा वीडियो आया था, ये ठीक पहलगाम टेरर अटैक के पहले का वीडियो था, मतलब कुछ महीने पहले का वीडियो था। और बताया गया कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमास का भी प्ले किया जा रहा है, और इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला था कि इसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं। तो ये एक तस्वीर आई। तो उसके बाद एक और इवेंट की तस्वीर आपको सामने दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको नजी ज़हीर बैठा हुआ दिख रहा है और उसके साथ में आपको साइड में राशिद अली संधू मिल जाएगा। ये दूसरे इवेंट की तस्वीर है। अब आप समझिए कि ये 2-3 महीने के पूरे गैप में ये 2-3 इवेंट्स हो गए, मतलब हर महीने 1-2 इवेंट ये लोग कर रहे हैं। बहुत अग्रेसिवली ये लोग इवेंट्स कर रहे हैं मिली मुस्लिम लीग वाले, और इसी तरीके से नेक्सस इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बताया जाता है कि अक्टूबर 2023 जब अटैक किया था इन्होंने इजरायली सिटीजन्स के ऊपर, और उसके बाद इजराइल ने इनके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया,
उसके बाद आज तक अगर देखा जाए तो लगभग 15 बार हमास के जो टॉप लीडर हैं या नजी ज़हीर जो है वो पाकिस्तान में जा चुका है। अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड सा बनता जा रहा है हमास के लिए और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लश्कर ए तैयबा लगातार वो रीग्रुप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारा कुछ फैसल नदीम ने कन्फेस किया एक वीडियो में। फैसल नदीम का जो वीडियो, ये सिर्फ इस चीज़ की चुनौती नहीं है कि ये यूएस के लिए बहुत तगड़ा है। अब आप इस नेक्सस को समझिए कि इजराइल हमास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को सपोर्ट यूएस कर रहा है। यूएस पाकिस्तान को कह रहा है कि गाजा पीस में आ जाओ, गाजा पीस का हिस्सा बनो, और वही पाकिस्तान अपने यहाँ पर बाकायदे लश्कर ए तैयबा और हमास का ट्रेनिंग ग्राउंड बनवा रहा है। अब आप इस अजीब से रिश्ते को सोचिए। इसीलिए कहते हैं ना कि यूएस की पॉलिसीज ऑन द फेस कुछ और होती है, पीछे से वो कुछ और कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग कि आईएसआईएस को खड़ा कर दिया यूएस ने। अगर आईएसआईएस ने इतना सपोर्ट नहीं दिया होता, अगर यूएस ने इतना सपोर्ट नहीं दिया होता तो आईएसआईएस नहीं खड़ा हो पाता। अब ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहे हैं। ये इल्ज़ाम हमास के केस में भी पाकिस्तान में लगेंगे। जब आपके पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं भाई, तो आप प्रेशर बनाओ ना पाकिस्तान के ऊपर। कैसे वो हमास और लश्कर ए तैयबा मिल करके वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड अपना बना रहे हैं, कैसे, जैसे आपको ध्यान में होगा एक बार अफगानिस्तान को उसी तरीके का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया गया था। जितने भी आप दुनिया भर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते थे, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड हमास होता था, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड अफगानिस्तान होता था। अब उसी तरीके से इनका ट्रेनिंग ग्राउंड पाकिस्तान बनते जा रहा है और पाकिस्तान बहुत तेजी से इनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन रहा है। पाकिस्तान एक तरफ आईएसआईएस को भी अपने यहाँ पर पनाह दे रहा है कि वो तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये एक बहुत बड़ा, इतना पूरा नेक्सस बना के इतना बड़ा एक वेब सा क्रिएट कर दिया इन्होंने कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं। और इसीलिए एजेंसीज न बार बार इसको इंटरनेशनल लाइट में लाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना पड़ेगा, आईएमएफ को ये समझना पड़ेगा कि जो फंड आप पाकिस्तान में खर्च कर रहे हो वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एफएटीएफ को पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर एफएटीएफ ने सही समय पर ये एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज साउथ एशिया के लिए बनेगा और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।